हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम किंग इज हिडन। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप 5 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। ओलिवर को सबक। सच तो ये था कि हिना वहां एलेक्स के लिए आई थी, वरना वो योद्धाओं के समूह के साथ शिकार पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद इतनी सक्षम थी कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिलहाल उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर नाचते हुए एलेक्स को ढूंढ रही थी। वहीं एलेक्स जो कि लीडर स्टीव के बगल में खड़ा था, वो कनखियों से खूबसूरत हिना को ही देख रहा था। हिना के सुर्ख गुलाबी रसीले होंठ जो न जाने खुद में कितना अमृत रस भरे हुए थी, उसे देखते ही पीने को जी करता था। उसकी हिरनी की जैसी बड़ी बड़ी पुतलियों वाली काली आंखें जो इतनी गहरी थी कि उसके सामने समुद्र भी फीका पड़ जाए। उसका सुंदर सा मुखड़ा जो इतना सुंदर था कि उससे नजर हटाना मुश्किल था। उसे देखकर एलेक्स इस समय बहुत हैरान महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसकी हिना से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। वहीं हिना की ढूंढती नजर जब एलेक्स पर पड़ी तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और आगे बढ़ गई। जरा सुनिए, क्या आप मुझे अपने बगल में थोड़ा जगह देने का तकलीफ कर सकते हैं। हिना लीडर स्टीव और एलेक्स के बीच में आकर एलेक्स से कहती है। हालांकि उसने एलेक्स से जिस तरह से अपनी बातें कही थी, उसमें छिपा भाव ऐसा था जैसे कि एलेक्स उसके लिए अजनबी था। हाँ जरूर, कहते हुए एलेक्स ने दाईं ओर खिसककर हिना को जगह दिया। न जाने क्यों, लेकिन हिना के आते ही एलेक्स को ये यात्रा जो अब तक उबाऊ लग रहा था, वो रोमांचक लगने लगा था। मानो जैसे कि वहां कोई ऐसा आ गया था जिसे देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिलती हो। वो कनखियों से हिना को देखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि उसने एक बार भी हिना को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो उसे देख रहा था। वहीं खूबसूरत हिना का एलेक्स के बगल में जाना और बड़े प्यार से उससे थोड़ा जगह मांगना, ये देखकर बाकी के लड़के जलन से जल भुन गए थे। उनका जी तो कर रहा था कि वो एलेक्स को हिना के बगल से हटाकर खुद उसके जगह पर आ जाए। हिना जैसी खूबसूरत लड़की का एलेक्स जैसे निठल्ले लड़के के साथ चलना तनिक भी शोभा नहीं देता। उसे तो मेरे साथ चलना चाहिए था, एक लड़का ने ईर्ष्या के भाव में कहा। वहीं वो लड़का जो थोड़ी देर पहले हिना को अपने बगल में चलने के लिए आग्रह कर रहा था, उसने जब हिना को एलेक्स के बगल में चलते हुए देखा तो वो बहुत बुरी तरह से जल भुन गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ को चीरते हुए एलेक्स के पास आ पहुंचा और पीछे से एलेक्स का हौंठ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ? हिना ने जब उस लड़के को जिसका नाम ओलिवर था, उसे एलेक्स का हौंठ पकड़कर उसे रोकते हुए देखा तो पूछ लिया। ओलिवर ने उम्मीद नहीं किया था कि हिना एलेक्स के लिए उससे कुछ भी पूछेगी, फिर भी अब जब उसने पूछ ही लिया था तो उसे जवाब तो देना ही था। उसने कहा, कुछ नहीं हिना, बस एलेक्स से मुझे थोड़ी बात करनी है। आप लोग चलिए ना, हम आते हैं। कहकर ओलिवर ने बलपूर्वक एलेक्स को रोक लिया और बाकी सभी आगे निकल गए। क्या हुआ? क्यों रोका मुझे? एलेक्स ने सभी के आगे निकलते ही ओलिवर से पूछा। सुन बे लल्लू, मैं तेरी जगह पर जा रहा हूं, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। हिना जैसी लड़की के साथ चलने की तेरी कोई औकात नहीं है, समझ क्या? कहकर ओलिवर आगे निकला ही था कि तभी उसे जैसे कुछ याद आ गया हो। रुककर उसने कहा, और सुन, किसी से ये बात कह मत देना कि मैंने तुझे क्यों रोका था, वरना शिकार पर आए तो हो लेकिन यहां से लौट नहीं पाओगे। कहते कहते ओलिवर ने एलेक्स को बुरा सा इशारा किया और आगे बढ़ गया। ओलिवर के जाते ही एलेक्स खुद में मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वो सोच रहा था कि सभी उसे इतना कमजोर समझते हैं कि उसे मारने की धमकी दे जाते हैं। लगता है अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने एलेक्स वाले रूप को सभी की नजरों में एक अलग पहचान दूं, ताकि लोग अपनी लिमिट में रहें, वरना लोग मुझे कमजोर समझकर हमेशा इसी तरह से डराते धमकाते रहेंगे। एलेक्स ने आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचा। फिलहाल वो देख रहा था कि कैसे हिना सभी लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू बनी हुई थी। नजारा देखकर एलेक्स मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये तो ऐसा नजारा है जिस पर वो कहावत परफेक्ट बैठती है। अरे कौन सी थी वो कहावत? उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करते हुए कहा। अरे हाँ, याद आया, एक अनार 100 बीमार। और फिर मन ही मन हंसने लगा। यहाँ एक ही हिना है और उसे सभी पाना चाहते हैं। वैसे एलेक्स पर वहां मौजूद बाकी के लड़कों की तरह हिना की दीवानगी सवार नहीं थी, और ना ही हिना के साथ रहने के लिए वो मरे जा रहा था। हाँ, ये सच था कि हिना हद से भी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी जवानी हर किसी को खुद की दीवानी कर लेती थी, और एलेक्स को भी वो अच्छी लगी थी, लेकिन वो उस पर मरता नहीं था, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना कि वहां मौजूद सभी लड़के मर रहे थे उस पर। वो जानता था कि अगर बात सुंदरता की हो तो ऐसी लड़कियों की लाइन लग जाएगी अगर वो चाह गया तो। आखिर वो कोई आम इंसान थोड़ी ना है, वो तो सोमालिया साम्राज्य का उत्तराधिकार है।
लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि सोफिया से धोखा खाने के बाद एलेक्स का प्यार पर से भरोसा उठ गया था। शायद ही अब वो किसी से फिर से दिल लगा पाए। वहीं हिना को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके बगल के खाली जगह पर कोई आया है तो वो मुस्कुराते हुए ये समझकर उसकी ओर देखती है कि एलेक्स होगा, लेकिन तभी नाटकीय तरीके से उसके चेहरे का हंसी एकदम से गायब हो जाता है जब वो एलेक्स के जगह पर मुस्कुरा रहे ओलिवर को देखती है तो। तुम? हिना ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं आपका शुभचिंतक ओलिवर। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओलिवर का बात सुनकर हिना ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और पीछे मुड़कर एलेक्स को अपनी उड़ती नजरों से ढूंढने की कोशिश करने लगी। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? ओलिवर ने हिना को एलेक्स को ढूंढने की कोशिश करता देखकर कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हो रही हो? हिना जो अब सामने देखकर चल रही थी ओलिवर से पूछती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप एलेक्स को ढूंढ रही हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि वो पीछे है और सुरक्षित है, इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओलिवर का बात सुनकर हिना के चेहरे का रंग ऐसा हो जाता है जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो तुरंत खुद के हाव भाव बदलते हुए कहती है, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लिया करो, भला मैं एलेक्स को क्यों ढूंढूंगी जिसे मैं जानती तक नहीं। हिना नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके इंटेंशन के बारे में पता चले, खासकर एलेक्स को, क्योंकि अगर एलेक्स को पता चल गया कि हिना उसके लिए परेशान हो रही थी तो ऐसे में उसे हिना पर शक होने लगेगा, जो कि हिना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप उसे ही ढूंढ रही थी इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो कृपया मुझे माफ करिएगा, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। ओलिवर ने हिना को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बात नहीं, हिना ने कहा। वो समझ गई थी कि ओलिवर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बारे में उसने कुछ भी जिक्र नहीं किया, जबकि वो चाहती तो ओलिवर को सीधे तौर पर खुद से दूर रहने के लिए वार्निंग दे सकती थी। थोड़ी देर तक सब कुछ शांति से चलता रहा, लेकिन तभी एलेक्स की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया जब उसने पूछा कि ये किसका अंगूठी है तो। दरअसल इस समय उसके हाथ में एक मूंगे की अंगूठी थी, जिसे देखने से ही पता चल रहा था कि वो एक लड़की की अंगूठी थी। खैर, एलेक्स की बात जैसे ही सभी तक पहुंची, हिना बोल पड़ी, वो मेरी अंगूठी है। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कि वो उसकी बहुत कीमती अंगूठी थी जो गलती से उसकी उंगली से निकलकर गिर गई और उसे पता भी नहीं चला। हालांकि सच तो ये था कि हिना ने अपनी अंगूठी जानबूझकर गिराई थी ताकि उसी के बहाने वो एलेक्स के पास जा सके और अपने मकसद में वो कामयाब भी रही। वैसे उसका प्लान तो ये था कि वो खुद ही अंगूठी ढूंढने के बहाने पीछे आने वाली थी और अंगूठी ढूंढकर वो एलेक्स के पास ही रह जाती, लेकिन ये तो और भी अच्छा हो गया था जो उसकी अंगूठी एलेक्स को मिल गई। हिना ने सोचा। तभी, आप रुकिए मैं लेकर आता हूँ, हिना से कहकर ओलिवर ने बिना कुछ भी हिना को बोलने का मौका दिए एलेक्स से कहा, ला मुझे दे वो अंगूठी। और उसकी तरफ बढ़ गया कि तभी, इतनी उपकार के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी अंगूठी खुद ले सकती हूँ, कहकर हिना ने ओलिवर को रोक दिया। अरे आप तकलीफ क्यों ले रही हैं, मैं लेकर आ रहा हूं ना, ओलिवर ने हिना से कहा। मैंने कहा ना कि मैं अपनी अंगूठी खुद ले सकती हूँ, हिना ने ओलिवर से कहा। साथ ही उसे ओलिवर पर उसके टांग अड़ाने वाले व्यवहार पर गुस्सा भी आने लगी थी। अपनी बात पूरी करके हिना खुशी खुशी एलेक्स के पास आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये अंगूठी मुझे मिल सकी है, वरना ये तो खो ही गई थी, कहते हुए मुस्कुरा रही हिना ने एलेक्स के हाथ से वो अंगूठी ले लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, एलेक्स ने बिना किसी भाव के कहा। बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, हिना ने एलेक्स से कहा। हाँ, जरूर, एलेक्स ने कहा। आपका नाम क्या है, हिना ने अपनी सुरीली आवाज में उससे पूछा। हिना की बात पर एलेक्स इससे पहले कि जवाब देता किसी ने तपाक से कहा, एलेक्स, एलेक्स नाम है इसका। हिना ये देखने के लिए जब आवाज की दिशा में पलटी कि जवाब किसने दिया तो उसने देखा कि वो ओलिवर था, जिसे देखते ही उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह से मुझे परेशान करता रहेगा, हिना ने मन ही मन सोचा। तभी, आपने ठीक सुना, ये एलेक्स है। बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही धन के पहनने के लिए कुछ है। देखिए तो इसने कितने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि ये 8 सालों से 0 ग्रेड पर ही अटका हुआ है। कहते हुए ओलिवर ने अपने थैले से एक हीरा निकालकर एलेक्स की ओर बढ़ा दिया और उससे कहा, एलेक्स ले भाई, इसे अपने पास रख ले, इससे अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, मुझसे तुम्हारी ये फटी हालत देखी नहीं जा रही है। ओलिवर की बातें सुनकर और उसे एलेक्स को एक हीरा देता देखकर एलेक्स को तो ना सही लेकिन हिना को उस पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। वो ये बात अच्छे से समझ पा रही थी कि ओलिवर जानबूझकर उसके सामने एलेक्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था।
इस बेवकूफ को पता नहीं है कि ये किसको इतना नीचा दिखा रहा है। अगर इसको गलती से भी पता चल गया कि वो जिसे भिखारी और लाचार समझ रहा है वो असल में सोमालिया साम्राज्य का राजकुमार जियान है, तो ये नवाब दुम दबाकर यहाँ से भाग उठेगा। हिना ने मन ही मन सोचा, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक तो घटिया काम करते हैं और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं वे कितने दयालु और महान है। हिना दांत भींचते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है। वहीं एलेक्स भी ये बात अच्छे से समझ पा रहा था कि ओलिवर उसे हिना के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि हिना उससे दूरी बना ले। एलेक्स भी बहुत होशियार था, उसे पता था कि ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। उसने तुरंत ओलिवर के हाथ से वो हीरा ले लिया जिसे ओलिवर ने शायद 10 दिनों तक मेहनत करके कमाए होंगे, और फिर उससे कहा, आप बहुत महान है ओलिवर, आप जैसे दयालु लोगों की वजह से हम जैसे लाचारों का भला होता है। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। वैसे अगर आप मुझे कुछ और हीरे दे देते तो बहुत कृपा होती। साला हरामखोर, ये कितना होशियार है। मैंने तो बस मजाक में इसकी तरफ वो हीरा बढ़ाया था, इसने तो सच में ले लिया। कितना बेशर्म है ये, वो मेरी पूरे 20 दिन के खून पसीने की कमाई थी। ओलिवर मन ही मन एलेक्स पर गुस्सा करते हुए सोचता है। इस समय उसे इतना अखर रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो अपने खून पसीने से कमाई हीरे को एलेक्स से छीन लेता, लेकिन हिना की वजह से वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बड़े भाई, मुझ भिखारी को कुछ और हीरे दे देते तो आपका बहुत भला होता, एलेक्स ने फिर से ओलिवर को याद दिलाते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर ओलिवर का मन ही मन गुस्से से पारा चढ़ गया। एक हीरा तो ले लिया है और ऊपर से और मांग रहा है। इसकी बेशर्मी तो देखो, मेरा बस चले तो इसे पीट पीट कर यहीं इसका भरता बना डालूं। उड़ा ले साले, हिना के आड़ में मेरी मजाक उड़ा ले। हिना है इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, वरना अब तक तो मैं तुझे बोलने के काबिल ना छोड़ना, ओलिवर मन ही मन गुस्से में किचमिचा कर कहा। वहीं हिना भी एलेक्स की मनसा जान गई थी। वो समझ गई थी कि एलेक्स ओलिवर को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। वो भी उसका साथ देते हुए ओलिवर से कहती है, हाँ ओलिवर, इस गरीब को तुम और कुछ हीरे दे देते तो इस बेचारे का भला होता। बेचारा 0 ग्रेड पर है और ये तुम्हारी तरह धन नहीं कमा सकता है, इसीलिए दे क्यों नहीं देते और हीरे तुम इसे। हिना का बात सुनकर ओलिवर सकपका सा गया। वो अब पूरी तरह से फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास अब 2 ही हीरे बचे थे जिसे वो किसी भी हाल में एलेक्स को देना नहीं चाहता था। आखिर उसे कमाने में उसने न जाने कितनी मेहनत किया था, रात दिन एक किया था और खून पसीने बहाया था। होशियारी पूर्वक उसने अपने हीरे के पोटली को उन्हें भनक लगने दिए बिना अपने कपड़े में छुपा लिया और किसी समझदार व्यक्ति की तरह मुंह बनाकर कहा, ओह मुझे माफ करना हिना, अब मेरे पास और हीरे नहीं है। अगर होते तो मैं आपके कहने से पहले उन्हें निकालकर एलेक्स को दे दिया होता। वैसे भी मैं अक्सर इन जैसे गरीबों का भलाई करता रहता हूँ। ओह कितना महान हो तुम ओलिवर, तुम्हारे जैसे महान और दानी लोगों की वजह से ही तो इस दुनिया का अस्तित्व अब तक बना हुआ है। हिना ने ओलिवर का तारीफ करते हुए कहा, जिसे सुनकर ओलिवर ने अपना सीना ऊंचा कर लिया मानो वो कितना महान आदमी हो। तभी, बड़े भाई, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मैं अभी अभी आपको एक पोटली छुपाते हुए देखा, और मुझे पता है कि आपके पास और हीरे हैं, एलेक्स ने ओलिवर से कहा। और उसकी बात सुनकर ओलिवर अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला गया। हालांकि हिना की वजह से उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। वहीं एलेक्स की बात सुनकर हिना ओलिवर से तपाक से बोल पड़ी, ओलिवर क्या ये सच है, क्या तुम्हारे पास और हीरे हैं? हिना का बात सुनकर ओलिवर ने हिना को जवाब देने की बजाय एलेक्स से कहा, नहीं एलेक्स, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरे पास और हीरे नहीं हैं, और भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे पास होते तो मैंने वो अब तक तुम्हें दे दिए होते। ओलिवर ने जैसे ही अपनी बात पूरी की एलेक्स झट से उसकी ओर खिसका, और इससे पहले कि ओलिवर कुछ भी समझ पाता एलेक्स ने उसके छुपाए हुए पोटली को उसके कपड़े से निकालकर ओलिवर के हाथ में सौंप दिया और कहा, जरा देखिए तो इसमें कितने हीरे हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जहरीला नीडल। ओलिवर ने जैसे ही अपनी बात पूरी की एलेक्स झट से उसकी ओर खिसका, और इससे पहले कि ओलिवर कुछ भी समझ पाता एलेक्स ने लपक कर उसके छुपाए हुए पोटली को उसके कपड़े से निकालकर ओलिवर के हाथ में सौंप दिया और कहा, जरा देखिए तो इसमें कितने हीरे हैं। एलेक्स के हरकत ने न सिर्फ ओलिवर को गुस्सा दिला दिया बल्कि उसके ऐसा करने से ओलिवर शर्म से पानी पानी भी हो गया। हिना की मौजूदगी की वजह से इस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने झूठ पकड़े जाने पर किस तरह से रिएक्ट करे। वो रोए, हंसे या क्या करे। अपने चेहरे के भाव को छुपाने की कोशिश करने में वो घबराई नजरों से कभी अपने हथेली में मौजूद पोटली को तो कभी हिना को देख रहा था। साथ ही उसे मन ही मन एलेक्स पर गुस्सा भी आ रहा था, जिसे वो अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था, वरना उसका जी तो कर रहा था कि वो इसी वक्त एलेक्स को जान से मार दे। आखिर उसने हिना के सामने उसकी फजीहत जो करवा दी थी। साले चुतिए, तू मिल मुझे अकेले में, मैंने तुझे जान से ना मार दिया तो मैं भी मर्द का बच्चा नहीं। गुस्से में दांत किचमिचाते हुए ओलिवर मन ही मन कहता है।
क्यों ओलिवर, तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारे पास अब एक भी हीरे नहीं है, तो फिर ये हीरे की पोटली तुम्हारे कपड़े से कैसे निकल आई? हिना ने ओलिवर से कहा। वो भी समझ गई थी कि ओलिवर कितना झूठा और स्वार्थी था। ओलिवर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो हिना की नजरों में झूठा साबित हो। उसने बेकसूर सा मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं हिना, आप गलत सोच रही हैं। ये मेरी पोटली नहीं है। क्वोट। तो फिर ये तुम्हारे कपड़े में क्या कर रहा था? एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर ओलिवर को बहुत गुस्सा आ गया। साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे पता है कि तू जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। तुझे तो सबक सिखाकर रहूंगा, वो भी मौत का सबक। ओलिवर गुस्से में मन ही मन सोचता, फिर उनसे कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये पोटली मेरे कपड़े में कहां से आई। हिना और एलेक्स दोनों ही ओलिवर की स्थिति पर मन ही मन हंस रहे थे। बहुत बढ़िया राजकुमार, आप इसे अच्छा सबक सिखा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज के बाद ये किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हिना मन ही मन सोचती है। तभी, अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि ये पोटली तुम्हारा नहीं है? एलेक्स ने पूछा। हाँ, ये सच में मेरा पोटली नहीं है, ओलिवर ने कहा। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ठीक है, इसे मैं अपने पास रख लेता हूं। कहकर एलेक्स ने खुशी खुशी उसके हाथ से वो पोटली ले लिया जिसमें 2 हीरे थे। नहीं, मेरा हीरा, कितनी मेहनत से कमाए थे मैंने उन्हें। ओलिवर अपने हाथ से अपना आखिरी बचा हीरा भी लुट गया देखकर मन ही मन रोते हुए खुद से कहता है। बेचारा ओलिवर हिना को इम्प्रेस करने के चक्कर में लुटकर कंगाल हो गया था। अगर उसे पता होती कि हिना के सामने एलेक्स को नीचा दिखाने के चक्कर में वो अपना सारा धन खो बैठेगा तो वो भूलकर भी ऐसा कुछ भी करने का गलती नहीं करता। लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? गलती तो हो गया है। अब तो उसके तीनों हीरे उसके हाथ से बेहोंत हो चुके हैं, जिसकी कुल कीमत 300 सिक्के के बराबर थी। ओलिवर यदि एक बार शिकार पर जाता था तो मुश्किल से 5 से 10 सिक्के ही कमा पाता था। जाहिर सी बात थी उसने अपने 1 से 2 महीने की कमाई गवा दी थी हिना के सामने महान बनने की कोशिश में। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मौका मिलने दो, इस चूतिया को मारकर अपना सारा हीरा वापस ले लूंगा। फिलहाल सभी आगे बढ़ते रहे। तभी, लीडर, अब और हमें कितना चलना होगा? हिना ने रास्ते में आए एक जहरीले सांप को अपने तलवार से मारते हुए लीडर स्टीव से पूछा, क्योंकि वो लोग कब का दलदल घाटी का सीमा पार करके सामान्य दलदल घाटी क्षेत्र में आ चुके थे। आगे बढ़ने से पहले दलदल घाटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दलदल घाटी का रहस्यमयी जंगल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे किनारे वाला क्षेत्र सामान्य दलदल घाटी के नाम से जाना जाता था, जो दलदल घाटी का सबसे कम खतरनाक क्षेत्र था, जिसमें ऊंचे घने पेड़, सुंदर झाड़ियां और सामान्य जहरीले जीव रहते थे, जैसे कि सांप, घड़ियाल, मेढक और मगरमच्छ वगैरह। दलदल घाटी का दूसरा हिस्सा खतरनाक दलदल घाटी के नाम से जाना जाता था। दलदल घाटी का यह हिस्सा काफी खतरनाक था, क्योंकि वहां पर कदम कदम पर छिपे हुए खतरनाक दलदली गड्ढे होते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते थे, और इन्हीं दलदली गड्ढों की वजह से दलदली घाटी का ये दूसरा हिस्सा काफी खतरनाक था। इन दलदली गड्ढों में एक खास तरह के बेल की लताएं उगी होती थी। वो बेलें जीवित होती थी और गति कर सकती थी। यदि कोई भी उनके संपर्क में आता था तो वो बेलें अपनी मजबूत लताओं से उन्हें खुद में जकड़कर दलदल में खींच लेती थी, जिनसे बचना पूरी तरह से नामुमकिन होता था। बड़े बड़े सुरमा तक इनसे खुद को नहीं बचा पाते थे। इन दलदली गड्ढों की वजह से इस हिस्से में एक भी जीव जानवर देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि वो भूखी बेलें उनका शिकार कर लेती थी। योद्धाओं के लिए इस हिस्से से यात्रा करना काफी जोखिम भरा होता था। दलदल घाटी का तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा महादलदल क्षेत्र था। ये हिस्सा हद से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दलदली झील था, जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक जीव जंतु रहते थे, जैसे कि नुकीले दांतों वाले शिकारी मछली, खतरनाक मगरमच्छ, जहरीले कछुए, जहरीले शिकारी सांप, सुनहरे मेढक, यहाँ तक कि झील में आग उगलने वाले ड्रैगन्स भी रहते थे। इस क्षेत्र में सरवाइव करना न सिर्फ जोखिम भरा था बल्कि बहुत ही डरावना भी था। फिलहाल सभी दलदल घाटी के पहले हिस्से में चल रहे थे, और सभी दलदल घाटी के उत्तरी पूर्वी इलाके में थे और दक्षिणी पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए दलदल घाटी के मध्य क्षेत्र की ओर जा रहे थे। तभी हिना के बात पर लीडर स्टीव ने कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वैसे किस जानवर का शिकार करने के लिए आप यहाँ आए हैं? हिना उत्सुकतावश लीडर स्टीव से पूछती है। वो हिना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आज मुझे सुनहरे मेढक का सुपारी मिला है। दरअसल लीडर स्टीव सुपारी पर शिकार किया करता था, जिसके लिए वो लोगों से भारी कीमत चार्ज करता था। वहीं सुनहरा मेढक, ये सुनते ही सभी की भौहें तन गई। सुनहरा मेढक ये एक खास तरह के मेढक की प्रजाति थी, जो आकार में किसी खरगोश के जितने बड़े होते थे। दिखने में ये सुनहरे रंग के होते थे और बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन वो बेहद खतरनाक और जानलेवा होते थे, क्योंकि वो जहरीले होते थे।
वो अपने मुंह से एक हरे रंग का जहरीला तरल पदार्थ उगलते थे, जो इतने जहरीले होते थे कि अगर वो उन्हें किसी भी इंसान पर थूक देते थे तो उनके जहर के कारण उनकी मौत हो जाती थी। और यही कारण था कि इन्हें बेहद खतरनाक माना जाता था। इनकी कीमतें भी काफी अधिक मिलती थी। एक परिपक्व सुनहरे मेढक की कीमत 1 हीरे के बराबर होती थी, जो कि इतनी अधिक थी कि इतने में 5 हिरन खरीदे जा सकते थे। इनका उपयोग जहर, अमूल्य औषधियां और जहरीले हथियारों के निर्माण में किया जाता था। हथियार बनाने वाले लोगों के बीच इन मेंढकों की काफी डिमांड थी, लेकिन इनका शिकार करना बहुत जानलेवा और जोखिम भरा होता था, इसीलिए बहुत ही कम लोग इनका शिकार करते थे। तभी सुनहरे मेढक तो दलदल घाटी के महादलदली क्षेत्र में मिलते हैं ना? क्या हम महादलदली झील के पास जा रहे हैं? हिना ने लीडर से पूछा। हिना पहले भी वहां जा चुकी थी। महादलदली झील दलदल घाटी के केंद्र में एक बहुत बड़ा सा झील था, जो काफी रहस्यमयी और खतरनाक था, क्योंकि उसमें रहने वाले जीव जंतु बहुत ही जानलेवा और खतरनाक होते थे, इसीलिए वो जगह जीवित रहने के लिए बहुत ही खतरनाक था। हिना की भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पिछली बार तो वो मरते मरते बची थी, क्योंकि उसका सामना एक आग उगलने वाले ड्रैगन से हो गया था, जो कि वहीं उस महादलदली झील में रहता था। तभी लीडर स्टीव कहता है, हाँ आपने ठीक कहा, हम सभी महादलदलीय झील के पास जा रहे हैं। क्वोट। लेकिन तभी वो एकदम से सभी को रुकने का इशारा करता है, मानो उसने सामने कोई खतरा देख लिया हो। सभी सावधान हो जाओ, उसने बेहद सतर्क होकर फुसफुसाते हुए सभी से कहा। सामने थोड़ी दूरी पर खून के प्यासे खूंखार तेंदुओं का एक बड़ा झुंड था, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास तेंदुए थे। वो सभी नुकीले फर वाले तेंदुए थे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इन्हें मारना बहुत ही मुश्किल था। राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण ये मरकर भी जीवित हो जाते थे। जब तक कि इनके शरीर को जलाया नहीं जाता था वो मरते नहीं थे। उन्होंने अपने झुंड से आगे जाने के रास्ते को रोक रखा था। हमें दलदली नदी के रास्ते से आगे जाना होगा, लीडर स्टीव ने सभी से कहा। जाहिर सी बात थी, वो उन तेंदुओं से लड़कर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, और ऊपर से इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उनसे उलझने के बाद वो सभी के सभी सही सलामत रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि महादलदली झील के पास जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाए। यही सोचकर लीडर स्टीव ने नदी के रास्ते जाने का फैसला किया। ये रास्ता महादलदली झील तक जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता था, लेकिन अब वो सभी जिस रास्ते से जाने वाले थे वो काफी जोखिम भरा रास्ता था। सभी लीडर स्टीव के नेतृत्व में रास्ता छोड़कर नदी के रास्ते जाने के लिए वहां के रहस्यमयी जंगल में प्रविष्ट हो गए। सभी कान खोलकर मेरी एक बात सुनो, ये जंगल काफी खतरनाक है, इसीलिए सभी सावधान रहना। लीडर स्टीव ने सभी को चौकन्ना रहने का आदेश दिया। नदी तक पहुंचने तक सभी ने शांति बनाई रखी, और फिलहाल सभी नदी के सामने थे। वो सभी जहां खड़े थे वहां से नदी का पानी 10 से 12 मीटर नीचे था, बिल्कुल एक छोटे खाई की तरह था। वहां का नजारा था जिसमें वो सभी ऊपर भूखंड पर खड़े थे और नीचे नदी था जो कि 1 किलोमीटर चौड़ा था। ये नदी दलदली नदी के नाम से जाना जाता था, जो सामान्य दलदली क्षेत्र और खतरनाक दलदली क्षेत्र को आपस में अलग करता था। वहीं एलेक्स, जो हिना से बातें करते हुए भूखंड के किनारे खड़ा नीचे नदी का सुंदर दृश्य देख रहा था, अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई जब उसने अपने दिव्य दृष्टि से नदी में रहने वाले जीवों पर नजर डाली तो नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ, मोटे मोटे कांटेदार सांप, अजीबोगरीब प्रजाति के मछलियां और भी तरह तरह खतरनाक जीव मौजूद थे, जो पानी के अंदर छिपे आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें ही देख रहे थे, मानो उन्हें कब से इन्हीं का इंतजार था। और अब वो सभी इनके नदी में उतरने को लेकर बेसब्र हुए जा रहे थे, मानो ये लोग कब नदी में उतरे और वो इन पर टूट पड़े। तभी बस इतने में ही घबरा गए आप। ये तो कुछ भी नहीं है, महादलदली झील में तो इनसे भी खतरनाक और अजीबोगरीब जीव जंतु रहते हैं, हिना ने एलेक्स से कहा। और उसकी बात सुनकर एलेक्स चौंक गया और हिना को ऐसे देखने लगा जैसे कि वो कोई देवी हो जो मन की बातें जान जाती हो। इसे कैसे पता चला कि मैं क्या देख रहा हूं और क्या सोच रहा हूं? एलेक्स ने मन ही मन खुद से कहा। उसने महसूस किया कि हिना काफी उलझी हुई और रहस्यमयी लड़की थी, जिसे समझना उसके लिए आसान नहीं था। पूरा रास्ता हिना कुछ ना कुछ बोलती आई थी और उसने कस को भी चुप नहीं रहने दिया था, मानो वो एलेक्स की परम मित्र हो। एलेक्स ने भी पूरा रास्ता उससे खूब सारी बातें की थी और उस दौरान वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हिना कैसी लड़की थी, लेकिन मानो हिना उसकी सोच से भी अधिक समझदार और उलझी हुई थी। वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाया था और अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि हिना कोई फरिश्ता थी जो भेष बदलकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आई थी। एलेक्स ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि हिना वहां पर केवल उसी से बातें कर रही थी और उसी के साथ रह रही थी। वो उसे खूब सारी बातें बता रही थी, अच्छी अच्छी बातें, युद्ध की बातें और न जाने क्या क्या, जो शायद आने वाले जीवन में एलेक्स के लिए एक सीख की तरह मददगार हो सकती थी। वहीं ओलिवर, जो हिना को एलेक्स के साथ देखकर ईर्ष्या से जल भुन रहा था,
वो इस बात को कब से बेचैन था कि कब उसे मौका मिले और वो एलेक्स नाम के इस चैप्टर का किस्सा खत्म कर दे। जी तो कर रहा है कि उस चुतिए को धक्का मारकर नदी में फेंक दूं। और वो हिना, पता नहीं उसे उस 2 कौड़ी के एलेक्स में क्या दिखाई दे गया है जो वो मुझ जैसे रूपवान और समझदार लड़के को छोड़कर उस 2 कौड़ी के एलेक्स के साथ घूम रही है जिसे मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं। ओलिवर मुंह बनाकर अपने दोस्तों से ये बातें कह रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने एलेक्स को रास्ते से हटाने के लिए उसे एक सुझाव दिया जिसे सुनकर ओलिवर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये तो ठीक है लेकिन इस वक्त मैं जहरीला नीडल कहां से लाऊं? तुम इसकी चिंता मत करो, कहकर उस लड़के ने अपने थैले से शीशे का एक छोटा सा बोतल बाहर निकाला जिसमें ढेर सारे पर्पल नीडल मौजूद थे जो काफी जहरीले थे। वाह, अब तो एलेक्स की मौत पक्की है। ओलिवर ने चमकती आंखों से उन दर्जनों जहरीले नीडल्स को देखते हुए कहा जो अगर गलती से भी किसी मनुष्य की त्वचा को छू जाए तो वो उनके मौत का कारण बन सकती थी। उस लड़के ने एक जहरीले नीडल को शीशे की उस बोतल से निकालकर उंगली के आकार के एक छोटे से नलीनुमा यंत्र में इंजेक्ट कर दिया और ओलिवर को सौंपते हुए कहा, ध्यान से, अगर वो नीडल तुम्हारे उंगली को छू गई तो देवता भी आ गए तो वो तुम्हें मरने से नहीं बचा पाएंगे। अब जाओ और इसे एलेक्स पर फूंक दो, उसका काम तमाम हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। हत्यारा कौन है? उस लड़के ने एक जहरीले नीडल को शीशे की बोतल से निकालकर उंगली के आकार के एक छोटे से नलीनुमा यंत्र में इंजेक्ट कर दिया और ओलिवर को सौंपते हुए कहा, ध्यान से, अगर वो नीडल तुम्हारे उंगली को छू गई तो देवता भी आ गए तो वो तुम्हें मरने से नहीं बचा पाएंगे। अब जाओ और इसे एलेक्स पर फूंक दो, उसका काम तमाम हो जाएगा। उस जहरीले नीडल को देखते हुए ओलिवर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा ये कीमती एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त, कहकर वो पीछे मुड़ा और एलेक्स की ओर बढ़ने लगा। वहीं आने वाले खतरे से अनजान एलेक्स हिना की बातें सुन रहा था। इधर ओलिवर किसी सीरियल किलर की तरह आकर उनके पीछे लोगों के भीड़ में छुप गया और यंत्र को अपने मुंह में लगाकर फूंक मारने से पहले एलेक्स के गर्दन पर निशाना साधने लगा। और जैसे ही वो आश्वस्त हो गया कि अब हमला करना चाहिए तो उसने अपने सीने में गहरी सांस भरकर यंत्र में तेजी से फूंक मार दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया जहरीला नीडल यंत्र से निकलकर बिजली की गति से एलेक्स की ओर बढ़ने लगी। काम हो गया। ओलिवर ने जहरीले नीडल को एलेक्स की ओर उसकी मौत बनकर बढ़ता देखकर कुटिल मुस्कान में कहा, उसके खुशी का इस समय कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसका दुश्मन जल्द ही मरने वाला था। वहीं एलेक्स की ओर बढ़ रहा जहरीला नीडल पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गया था और जैसे ही उसके गर्दन से टकराने वाला था कि तभी हिना एलेक्स को तेजी से अपनी तरफ खींच लेती है और वो जहरीला नीडल जो एलेक्स को चुभने वाला था वो उसके गर्दन के करीब से गुजरते हुए नदी में जा गिरती है जिससे वहां का पानी जहर की वजह से नीला पड़ जाता है। वहीं एलेक्स, जिसे हिना ने अभी अपने बाहों में संभाल रखा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो इस समय शर्म से पानी पानी हो गया था क्योंकि उसका होंठ इस खींचातानी में गलती से खूबसूरत हिना के वक्ष पर जा पड़े थे, जो कि उसके लिए बहुत ही शर्मनाक था। उसने तुरंत खुद को हिना से अलग किया और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वहीं हिना की आंखें इस समय गुस्से में थी और हमलावर को ढूंढ रही थी। हालांकि वो हमलावर को ढूंढ नहीं पाई और ना ही उसे कोई वहां पर ऐसा दिखाई दिया जिस पर वो शक कर सके। जाहिर सी बात थी, हमलावर बेहद शातिर था और मौका देखकर भीड़ में कहीं छिप गया था। हिना भले ही 7th ग्रेड की योद्धा थी, लेकिन उसे इतनी सारी तकनीकें आती थी कि वो आसपास होने वाले छोटे से छोटे हलचल को भी भांप जाती थी। और यही कारण था कि उसे एलेक्स की ओर बढ़ रहे जहरीले नीडल का पता लग गया था। और वो तो गनीमत है कि उसने वक्त पर एलेक्स को अपनी ओर खींच लिया था, वरना अगर उसने एक पल की भी देरी की होती तो शायद एलेक्स के साथ अनहोनी हो गया होता। एलेक्स सुरक्षित है, ये सोचकर हिना ने एक गहरी सांस लिया मानो बहुत बड़ी संकट टल गई हो। फिर उसने एलेक्स की ओर देखा जो सवालिया नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। माफ कीजिए, किसी ने आप पर जहरीले नीडल से हमला किया था, इसीलिए मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ा। हिना ने एलेक्स को जवाब दिया और नदी के उस हिस्से पर इशारा किया जहां का पानी उस जहरीले नीडल के कारण नीला पड़ गया था। उसका जवाब सुनकर एलेक्स चौंक गया। क्या? हैरानी में उसके मुंह से निकला और वो नदी में देखने लगा, जिससे एकदम से उसके दिल में हिना के लिए सम्मान की भावना पैदा हो गई। आखिर हिना ने उसकी जान जो बचाई थी। तभी लगता है कोई आपकी हत्या करना चाहता है, हिना ने कहा। मेरी हत्या? हैरानी में कहते हुए एलेक्स रुक गया मानो उसे कुछ याद आ गया हो। कुछ घंटे पहले ओलिवर ने उसे हिना से दूर रहने को लेकर धमकी दिया था। हो ना हो ये उसी का काम होगा, एलेक्स ने मन ही मन सोचा और अपने ख्याल से बाहर निकलकर हिना को श्रद्धापूर्वक देखते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिना। आपके इस एहसान का बदला मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। अरे नहीं, आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपने भी तो कल मेरी मदद की थी और आज मैंने आपकी मदद कर दी, इसलिए आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।
हिना ऐसा ही कहना चाहती थी लेकिन वो ये बात कह नहीं सकी, लेकिन जवाब तो उसे देना ही था। उसने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। वहीं इधर ओलिवर हमला के विफल हो जाने के कारण बहुत अफसोस कर रहा था। भाई, उसकी किस्मत अच्छी थी जो हिना उसके साथ थी, वरना अब तक तो उसकी कहानी खत्म हो गई होती। लेकिन कोई नहीं, हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। ओलिवर के एक दोस्त ने उससे कहा, हाँ ओलिवर, खुद को निराश मत करो। एक बार असफलता हाथ लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि खुद को निराश कर लिया जाए, दूसरा मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। ओलिवर से उसके दूसरे दोस्त ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे मौका भी मिलेगा और मैं उसे मरूंगा भी। ओलिवर ने दृढ़ निश्चय भाव में कहा। तभी सभी लोग नाव पर सवार हो जाओ। लीडर स्टीव ने अपने आवाज में जोर देकर सभी से कहा जो इस वक्त नदी में मौजूद एक बड़े से नाव पर खड़ा था। दरअसल अभी तक लीडर स्टीव अपनी शक्ति से एक जादुई कार्ड को सक्रिय करने में लगा हुआ था जिसका नाम क्रोनोग्लिफ कार्ड था। क्रोनोग्लिफ कार्ड एक खास तरह का जादुई कार्ड था जो आकार में हथेली के बराबर का था। वो अलग अलग श्रेणी और शक्ति का होता था। इसमें अलग अलग आकृतियों का बहुत सारा विकल्प होता था जिसे उचित शक्ति के प्रयोग से रूप दिया जा सकता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक क्रोनोग्लिफ कार्ड के विकल्प में तलवार, ढाल, रथ और शिविर की आकृतियां हैं। तो उस कार्ड में शक्ति इंजेक्ट करके उसे इन चारों में से कोई भी एक रूप दिया जा सकता था। क्रोनोग्लिफ कार्ड की सीमाएं। इसका उपयोग करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अगर इसका ज्यादा देर तक उपयोग किया जाए तो पूरी तरह से शारीरिक ऊर्जा अवशोषित हो जाने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। 150 लोगों की क्षमता वाला वो नाव असल में वो क्रोनोग्लिफ कार्ड ही था जिसमें लीडर स्टीव ने अपनी शक्ति इंजेक्ट करके उसे नाव का रूप दिया था। फिलहाल जैसे ही सभी ने लकड़ी के उस 2 मंजिले सुंदर नाव को देखा वो सभी उत्साहित हो गए और नाव पर सवार होने लगे। जल्द ही वो नाव लीडर स्टीव के नियंत्रण में नदी के पानी को चीरते हुए उच्च वेग के साथ दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। इस समय लीडर स्टीव का भारी मात्रा में शारीरिक ऊर्जा खर्च हो रहा था, इसीलिए वो जल्द से जल्द नदी को पार करने की कोशिश में उसे जितना हो सके उतना तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। नाव तेजी से आगे बढ़ते हुए जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा अचानक लीडर स्टीव को खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस होने लगा। वो जब तक कुछ समझते उनके मुंह से खून निकलने लगा और वो खून की उल्टियां करने लगे। इस समय उनका शारीरिक ऊर्जा इतनी तेजी से खपत हो रहा था कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो जाएगी। अगले ही पल नाव बुरी तरह से हिलने डुलने लगा मानो वो पलट जाएगा। नाव पर सवार सभी योद्धा घबरा गए। उन्होंने खुद को संभालने के लिए नाव को जगह जगह से मजबूती से पकड़ लिया। वहीं लीडर स्टीव को अब तक समझ में आ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल नदी के खतरनाक जीव नाव के निचले हिस्से पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे थे जिससे नाव कमजोर होने लगा था और यही कारण था कि उसकी शारीरिक ऊर्जा तेजी से खर्च होने लगी थी। मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना होगा वरना अगर मेरी ऊर्जा खत्म हो गई तो ये नाव वापस से कार्ड में बदल जाएगा और सारे योद्धा नदी के पानी में गिरकर नदी के खूंखार जीवों द्वारा मारे जाएंगे। लीडर स्टीव ने परेशान होते हुए खुद से कहा और हिना को आवाज लगाने लगा। उसके नजर में हिना ही एक योद्धा थी जो सबसे अधिक शक्तिशाली और परिस्थिति को तेजी से नियंत्रित करने में सक्षम थी। हिना ने जैसे ही सुना वो भागती हुई लीडर स्टीव के पास आ गई। हिना, मुझे तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत है। अभी लीडर स्टीव ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि इतने में हिना उनके पास आकर उनमें अपना ऊर्जा स्थानांतरित करने लगती है और जैसे ही वो ऐसा करती है नाव वापस से लीडर स्टीव के नियंत्रण में आने लगता है। शुक्रिया हिना, मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक काफी समझदार योद्धा हो और जरूर तुम आगे चलकर एक महान योद्धा बनोगी। लीडर स्टीव खुश होकर हिना से कहता है। जवाब में हिना मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी ओर ओलिवर जो कि कब से मौके का तलाश कर रहा था, उसने जैसे ही देखा था कि हिना एलेक्स के पास से जा चुकी थी वो तुरंत हरकत में आ गया। उसने इस बार जहरीले नीडल से हमला करने के बजाय नाव के किनारे खड़े एलेक्स को धक्का देकर नदी के पानी में गिराने का फैसला किया क्योंकि वो जान रहा था कि अगर एलेक्स नदी के पानी में गिर गया तो नदी के खूंखार जीव उसे नोच खाएंगे। वो अपने दोस्तों के साथ एलेक्स के पास आ गया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। एलेक्स ने अनुमान तो लगा लिया कि कोई उसके पीछे खड़ा है लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि उनका इरादा क्या था। तभी वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ने को हुआ ही था कि वहां कौन था कि इतने में 7th ग्रेड के ओलिवर का मजबूत हाथ उसके पीठ से जा टकराया। ओलिवर के हमले में 10 हाथियों की ताकत थी और इसीलिए एलेक्स खुद को संभाल नहीं सका और तेजी से उड़ते हुए नदी के पानी में चबाक से जा गिरा। नदी में पानी का एक भारी उछाल उठा और अगले ही पल मगरमच्छों और खतरनाक मछलियों के झुंड ने एलेक्स पर हमला बोल दिया जिसके तुरंत बाद नदी का साफ पानी खून से लाल हो गया। ये देखकर ओलिवर और उसके दोस्तों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मर गया साला चुतिया, ओलिवर ने जीत के भाव में कहा। शुक्र है किसी ने हमें ऐसा करते हुए देखा नहीं, ओलिवर के एक साथी ने उससे कहा। चलो हम थोड़ी देर के लिए तीतर बीतर हो जाते हैं।
वरना हम पर शक किया जाएगा। ओलिवर ने सभी से कहा और सभी इधर उधर होकर भीड़ में घुस गए। तभी फियरफुल, सभी लोग सुनो, कोई नदी में गिर गया। एक लड़की की घबराई हुई आवाज अचानक पूरे नाव पर गूंजी। आवाज सुनते ही भागकर सभी उस लड़की के पास जा पहुंचे। देखो फियरफुल, उस जगह पर नदी का पानी खून से लाल हो गया है, उस लड़की ने इशारा करते हुए सभी से कहा। सभी ने तुरंत उस जगह को देखा जो खून से लाल हो गया था और आपस में चिल्लाने लगे कि आखिर पानी में कौन गिर गया था। वहीं ओलिवर को जिस बात का डर था वही हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। वो भी अपने दोस्तों के साथ भीड़ में आ गया और उस जगह को ऐसे देखने लगा जैसे कि उसे कुछ भी ना पता हो। लगता है अभी थोड़ी देर पहले जब नाव अनियंत्रित होकर हिलने डुलने लगा था तभी कोई गलती से पानी में गिर गया। ओलिवर ने अनुमानित लहजे में सभी से कहा और उसकी बातों पर सभी ने यकीन भी कर लिया। तभी, अरे क्या बात है, सभी लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, कहते हुए हिना और लीडर स्टीव वहां पर पहुंचे। लीडर, हम में से कोई नदी में गिर गया और दुर्भाग्य से उसकी मौत भी हो गई, एक लड़की ने लीडर से कहा और उसकी बात सुनकर लीडर स्टीव और हिना दोनों का कान खड़ा हो गया मानो उन्होंने कितनी बड़ी आश्चर्य की बात सुन ली हो। सहसा लीडर स्टीव के मुंह से निकल गया, क्या कोई पानी में गिर गया? हाँ लीडर, वहां देखिए, उस लड़की ने पानी में इशारा किया। खून से रंगे लाल पानी को देखकर, जहां ढेर सारे मगरमच्छ और जानलेवा मछलियां उछल कूद कर रहे थे, लीडर और हिना दोनों सहम उठे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? पानी में कौन गिरा और कैसे? लीडर स्टीव ने सभी से पूछा। वहां किसी को भी नहीं पता था कि पानी में कौन गिर गया था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखकर रह गए। तभी, एलेक्स कहाँ है? हिना ने घबरा कर पूछा। और उसकी बात सुनकर सभी की निगाहें एलेक्स को ढूंढने लगी। एलेक्स वहां पर किसी को भी दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए सभी को समझते देर नहीं लगा कि पानी में कौन गिरा था। एलेक्स यहाँ पर नहीं है, यानी कि पानी में वही गिरा था, एक लड़के ने कहा और उसकी बात सुनकर हिना बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत अपनी शक्तियां सक्रिय किया और पानी में छलांग लगाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इससे पहले कि हिना नदी में कूद पाती लीडर स्टीव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पागल हो गई हो क्या हिना? जरा उन खूंखार राक्षसी जीवों को देखो तो। तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा? उसकी एक हड्डी तक नहीं बची होगी पानी में, लीडर स्टीव ने हिना को समझाते हुए कहा। जैसे कि सदमा लग गया हो हिना नीचे बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी? उसने अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत परेशान होते हुए मन ही मन कहा। हिना, तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लीडर स्टीव ने पूछा। हिना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो एकदम से गुस्से में खड़ी हो गई और उसने चिल्लाकर कहा, किसने गिराया उसे पानी में? हिना ने ये बात किसी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए ऐसे कहा कि उसकी बात सुनकर सभी एक पल को डर गए। बताओ किसने गिराया उसे? किसकी हिम्मत हुई एलेक्स को नदी में धक्का देने का? मुझे पता है कि तुम में से ही कोई उसकी हत्या करना चाहता था। बेहतर होगा कि अपराधी अपनी गलती कबूल कर ले, वरना अगर मैंने खुद उसे पकड़ लिया तो मैं उसे कितनी बेरहम मौत दूंगी ये मुझे खुद नहीं पता, हिना ने बेहद गुस्से में कहा। क्या हिना एलेक्स के हत्यारे को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर पढ़ें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, आश्चर्य के झटके। बताओ किसने गिराया उसे? किसकी हिम्मत हुई एलेक्स को नदी में धक्का देने की? ! मुझे पता है कि तुम में से ही कोई उसकी हत्या करना चाहता था। बेहतर होगा कि अपराधी अपनी गलती कबूल कर ले, वरना अगर मैंने खुद उसे पकड़ लिया तो मैं उसे कितनी बेरहम मौत दूंगी ये मुझे खुद नहीं पता, हिना ने बेहद गुस्से में कहा। हिना की गुस्से भरी बातें सुनकर लीडर स्टीव आश्चर्यजनक लहजे में उससे पूछते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो हिना? क्वोट, हाँ लीडर, मैं ठीक कर रही हूँ, इन्हीं में से कोई। कहते हुए इससे पहले कि हिना अपनी बात पूरी कर पाती वहां पर किसी की आवाज आई। क्या बात है, आप सभी लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई नदी में गिर गया क्या? ये बात बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कह गए थे, मानो उसमें बेफिक्री और अलहड़पन छिपा हो। बात सुनते ही सभी उस दिशा में देखने लगते हैं जहां से ये बात कहा गया था, और जैसे ही सभी वहां खड़े शख्स को देखते हैं सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर ओलिवर और उसके दोस्त। उनके तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। वो इस वक्त इतने हैरान हो गए थे मानो उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। ये कैसे मुमकिन है? सामने खड़े शख्स को देखते हुए ओलिवर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा। दरअसल सामने एलेक्स खड़ा था। वो इस वक्त ऐसे खड़ा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो कि वहां चल कह रहा था। एलेक्स, आप जीवित हैं? हिना ने एलेक्स को देखते ही चौंक कर कहा। मैं भला क्यों मरने लगा? एलेक्स ने ऐसे कहा मानो उसे हिना का वो प्रश्न पूछा जाना कुछ समझ नहीं आया। अगर आप यहाँ हैं तो फिर नदी में कौन गिरा था? हिना ने कहा। क्यों, कोई नदी में गिर गया क्या? कहते हुए एलेक्स अपनी अभिमानी आंखों से ओलिवर को देखने लगा जो कि उसे ही देखे जा रहा था।
एलेक्स के देखते ही ओलिवर ने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लिया। ओलिवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस नदी में गिरने के बाद भी एलेक्स बच कैसे गया। और बचा तो बचा, उसे एक खरोच तक क्यों नहीं आई। और खरोच की तो दूर की बात है, उसके कपड़े भी भीगे नहीं थे। इस नदी में गिरने के बाद तो वो खुद भी नहीं बच पाता, जबकि वो एक 7th ग्रेड का योद्धा था, तो फिर एक 0 ग्रेड का योद्धा कैसे बच निकला नदी से। ये बात ओलिवर को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसे खुद पर संदेह होने लगा कि उसने नदी में एलेक्स को ही धक्का दिया था, ना किसी और को तो नहीं धक्का दे दिया था ना उसने। कहीं मैंने सच में किसी दूसरे को तो धक्का नहीं दे दिया था ना। ओलिवर ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने एलेक्स को ही नदी में धक्का दिया था, और वो पूरी तरह से आश्वस्त था, क्योंकि नाव में सवार होने से धक्का देने तक उसका ध्यान एलेक्स पर ही था। लेकिन अगर उसने एलेक्स को ही धक्का दिया था और अब जब वो उसके सामने जिंदा खड़ा था, तो वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। अब तक तो उसे ओलिवर से लड़ बैठना चाहिए था। यहाँ तक कि ओलिवर खुद एलेक्स के जगह होता तो वो शांत नहीं बैठता। लेकिन यही तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि एलेक्स इतना शांत क्यों था इस वक्त। इन बातों ने ओलिवर को परेशान कर दिया था। ऐसा ही कुछ उसके दोस्तों का भी हाल था। हाँ, ये बात सच थी कि ओलिवर ने एलेक्स को ही धक्का दिया था और एलेक्स नदी में गिरा भी था। लेकिन वो बच गया था, क्योंकि उसके पास असीम शक्तियां थी। वो देवताओं के बाद पहला ऐसा योद्धा है जो 9th ग्रेड की शक्तियां अर्जित कर पाया है, तो भला कोई उसे इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। हाँ, ये सच है कि वो अभी अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है और ना ही उनका उचित उपयोग कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नदी में गिरते ही उसने अपनी शक्तियां सक्रिय कर दिया था, जिसके बाद उसने तलवार से खुद पर हमला करने वाले मगरमच्छों और राक्षसी मछलियों को नदी के पानी में ही उन्हें गाजर मूली की तरह बड़े ही सहजता से काट दिया था, और वो खून जो नदी के पानी को लाल कर गई थी वो असल में उन्हीं जीवों का था। एलेक्स के चेहरे पर इस समय संतोष का भाव था। वो ओलिवर और उसके दोस्तों के हरकत से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि उनके उसी बेवकूफी भरी हरकत के बहाने उसने अपनी शक्तियों का परीक्षण कर लिया था। उसने उन जीवों को बड़े ही सहजता से मार दिया था जो 7th ग्रेड के योद्धाओं को पल भर में टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम थे। और अब तो एलेक्स इस ख्याल में डूबा रोमांचित हो रहा था कि क्या होगा जब वो महादलदलीय क्षेत्र में जाएगा और वहां उसका किसी ड्रैगन से सामना होगा तो। एलेक्स के नजर में ओलिवर और उसके दोस्त ऐसे बेचारे थे जो सिर्फ अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि एलेक्स था कौन और उसकी औकात क्या थी। सच तो ये था कि चींटी और हाथी का अंतर था उनमें और एलेक्स में। यदि एलेक्स अपनी सारी शक्तियां सक्रिय करके उन्हें उनकी गलती के लिए एक एक चांटे भी मार दे तो शायद वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। यही कारण था कि एलेक्स इतना शांत था इस वक्त। तभी हम सभी बेवजह परेशान हो रहे थे। मैंने गिन लिया है, सभी लोग हैं यहाँ पर जितने लोग शिकार पर आए थे, लीडर स्टीव ने कहा। और उनकी बातें सुनकर सभी ने फुर्सत के सांस ली, सिवाय ओलिवर और उसके दोस्तों को छोड़कर। उन्हें तो जैसे भूत सूंघ गया था। वो सभी भूत बने अपनी जगह पर खड़े थे और आंखें फाड़ फाड़ कर एलेक्स को देख रहे थे, जो अब उन्हें कोई रहस्यमयी योद्धा लग रहा था। वहीं इधर, एलेक्स, आप कहाँ चले गए थे? हिना ने एलेक्स के करीब आकर कहा। मैं तो नाव पर ही था। क्यों, क्या हुआ? एलेक्स ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, हिना ने कहा। हिना, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? एलेक्स ने हिना से कहा। हाँ पूछिए ना, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे इतनी इज्जत क्यों देती हो? मेरा मतलब, मुझे बहुत अजीब लगता है तुम्हारा मुझे आप कहकर बात करना। एलेक्स ने कहा। क्यों, आपको आप कहकर बात करने में क्या गलती है? हिना ने पूछा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दूसरों को इज्जत देना अच्छा आचरण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तुम कहकर ही बात किया करो, जैसे कि सभी लोग करते हैं। एलेक्स ने कहा। राजकुमार जियान, आप चाहते हैं कि मैं आपको तुम कहकर बात करूं? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं आप जैसे महान राजकुमार को तुम कहकर बात करूं? हिना ने एलेक्स से कहना चाहा, लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं अब से आपको तुम कहकर बात करूंगी। तो बताओ एलेक्स, तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त हिना कैसी लगती है? बहुत अच्छी, और क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए तुम मेरे लिए बहुत खास दोस्त हो। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए हिना से कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ। वैसे क्या तुम अपने इस खास दोस्त की एक बात मानोगे? हिना ने एलेक्स से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बात? एलेक्स ने पूछा। अब देखो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए तुम्हारे जीवनी पर मेरा भी कुछ हक है, और ये तुम भी मानते होगे, इसलिए मैं तुमसे जो कहूंगी वो तुम्हें मनाना होगा। हिना ने कहा। हाँ बताओ, मुझे क्या मानना होगा? एलेक्स ने हिना से पूछा। शिकार से लौटने के बाद तुम मेरे साथ युद्ध कलाओं की प्रैक्टिस करोगे। मुझे बहुत से ऐसे तकनीकें आती हैं जो मैं तुम्हें सीखना चाहती हूँ। और यकीन मानो, अगर वो तुम सीख गए तो तुम एक आत्मनिर्भर योद्धा बन जाओगे और तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। हिना ने कहा।
हिना चाहती थी कि वो एलेक्स को युद्ध की तकनीकें सिखाए क्योंकि एलेक्स के पास शक्तियां तो थी लेकिन उनका उचित इस्तेमाल करने के लिए उसे तकनीकें नहीं आती थी। और अगर वो युद्ध की तकनीकें सीख लेगा तो वो खुद की रक्षा स्वयं कर पाएगा। ऐसे स्थितियों में भी जब वो खुद की रक्षा करने में सक्षम ना हो, जैसे कि आज हुआ था उसके साथ, अगर एलेक्स को वो सारी तकनीकें आती जो हिना को आती थी तो वो जहरीले नीडल जैसे छोटे हमलों को भी आसानी से पकड़ लेता। खैर फिलहाल, अरे ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मुझे तुमसे युद्ध की तकनीकें सीखने का अवसर मिले तो, आखिर तुम हिना हो वही हिना जिससे लोग मिलने के लिए भी तरस जाते हैं। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, मेरी बात मानने के लिए, हिना ने कहा। वहीं हिना को एलेक्स के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते देखकर सभी को बहुत हैरानी हो रही थी। वो लड़का जो सेंट लूसिया का सबसे घटिया और नाकारा लड़का था और अब तक योद्धा भी नहीं बन सका था, उसे हिना इतनी अहमियत क्यों दे रही थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अरे तुम देख रही हो, हिना कैसे उस एलेक्स से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातचीत कर रही है, एक लड़की ने अपने बगल वाली लड़की से कहा। अरे तुमने देखा नहीं था, जब सभी ये मान बैठे थे कि एलेक्स की नदी में गिरकर मौत हो गई थी, तो उसके लिए हिना कैसे नदी में कूदने को भी तैयार हो गई थी और वो कह रही थी कि हत्यारा अगर खुद सामने नहीं आया तो वो उसे ढूंढकर बहुत बेरहमी से मार देगी। दूसरी लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तीसरी लड़की ने कहा। कहीं उस नकारा एलेक्स ने हिना को अपने प्यार के जाल में फंसा तो नहीं लिया ना? दूसरी लड़की ने कहा। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हिना जैसी सुंदर, सुशील और समझदार लड़की एलेक्स के प्यार के जाल में कैसे फंस सकती है? पहली लड़की ने कहा। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वहीं खड़े एक दूसरी लड़की ने कहा। मुझे लगता है कि हमें हिना को उस घटिया लड़के से दूर रहने के लिए कहना चाहिए, वरना वो हरामखोर एलेक्स बेचारी हिना को, जो शायद अब तक इतनी मासूम है कि वो अच्छे बुरे का भी फर्क नहीं निकाल सकती है, उसे बर्बाद ना कर दे। एक दूसरी लड़की ने कहा। मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपना दुख सुनाकर उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। वो उन्हें इस तरह से अपनी दुख भारी झूठी कथा सुनाते हैं कि सुनने वाले को उन पर दया आ जाती है और फिर वो लड़के उनका फायदा उठा लेते हैं, और ऐसा हमें हिना के साथ नहीं होने देना चाहिए। तीसरी लड़की ने कहा। हाँ, लेकिन इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जब हम हिना से अकेले में मिलेंगे तब उसे समझा देंगे कि वो एलेक्स से दूर रहे। दूसरी लड़की ने कहा। लड़कों के बीच भी हिना और एलेक्स से जुड़ी बातें की जा रही थी, हालांकि उनका सोच थोड़ा अलग था। वो एलेक्स को मार डालना चाहते थे। आखिर एलेक्स उस लड़की को अपने झांसे में फंसाया था जिस पर पूरे सेंट लूसिया के लड़कों का क्रश था। थोड़ी देर बाद जब नाव दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो सभी लोग नाव से उतरकर आगे का यात्रा करने के लिए तैयार खड़े थे। ये क्षेत्र खतरनाक दलदली क्षेत्र था, जो दलदली गड्ढों के लिए जाना जाता था। इस क्षेत्र में यात्रा करना जोखिमों से भरा था, इसलिए आगे की यात्रा सभी बड़े ही सावधानी से करने वाले थे। लीडर स्टीव के नेतृत्व में बड़े सावधानी से आगे बढ़ते हुए लगभग 2 घंटों के मशक्कत के बाद आखिरकार सभी लोग सफलतापूर्वक महादलदली क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें सुनहरा मेंढक मिलने वाला था। ये क्षेत्र दलदल घाटी का सबसे खूबसूरत क्षेत्र था, जो कि एक बेहद खूबसूरत झील के रूप में फैला हुआ था। हालांकि ये क्षेत्र जितना खूबसूरत था उससे कहीं अधिक खतरनाक और जानलेवा था। चारों तरफ दलदल की एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, जो उस जगह को काफी रहस्यमयी और डरावना बना रही थी। वहीं लीडर स्टीव सभी को सुनहरे मेंढक, जो कि वहां पर बहुत भारी तादाद में मौजूद थे, उनका शिकार करने से पहले सभी को कुछ जरूरी सुझाव देते हैं, ताकि शिकार के दौरान सभी खुद को उन जहरीले मेंढकों से प्रोटेक्ट कर सकें। और फिर वो एलेक्स को लेकर शिकार में लग जाते हैं। हिना भी उन्हीं के साथ थी। सभी मिलकर कुछ ही घंटे में सफलतापूर्वक लगभग 200 जहरीले मेंढक का शिकार करते हैं, और फिर सभी अपने अपने शिकार किए हुए मेंढकों को लेकर वापस सेंट लूसिया के लिए लौट जाते हैं। किस्मत से उनका किसी भी खतरनाक और जानलेवा जीवों से सामना नहीं होता है, और अब वो सफलतापूर्वक सेंट लूसिया लौट आए थे। फिलहाल रात हो गई थी और सभी लंबी यात्रा करके बहुत ही थके मांदे हुए थे। वहीं सबका ध्यान इस समय एलेक्स पर था, जिसने अपने पीठ पर एक बड़े से झोले में लीडर स्टीव के शिकार किए हुए सभी मेंढकों को लिया हुआ था। उसे देखकर सभी को बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि जहां सभी लोग अपने अपने मेंढकों को धोते धोते बहुत बुरी तरह से थक गए थे और पसीने से लथपथ हो गए थे और चलने के काबिल नहीं बचे थे, वहीं एलेक्स के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई थी। वो तो एकदम मस्त था, जैसे कि वो अभी अभी योगासन करके आया था। इस बात से लीडर स्टीव तक को हैरानी होती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले तो एलेक्स एक छोटे से जानवर को धोकर भी बहुत बुरी तरह से थक जाया करता था। हालांकि उन्होंने इस बारे में एलेक्स से कुछ भी जिक्र नहीं किया। थोड़ी देर बाद लीडर स्टीव ने सभी को उनके शिकार किए हुए मेंढकों के बदले उन्हें उनकी अच्छी कीमतें दी। जिसने जितना शिकार किया उसे उतनी ही कीमत मिली। किसी ने 2 हीरे कमाए तो किसी ने 4।
हिना ने पूरे 6 हीरे कमाए, जबकि एलेक्स ने 1 हीरे कमाए क्योंकि उसने शिकार नहीं किया था। हाँ, वो करना तो चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो एकदम से सभी की नजरों में आ जाए और वो उनके बढ़े हुए क्षमता को लेकर उस पर सवाल उठाए। खैर, फिलहाल हिना को छोड़कर सभी लोग लीडर स्टीव के घर से जा चुके थे। लीडर स्टीव, बुरा ना माने तो घर जाने के लिए क्या आज मैं आपका घोड़ा लेकर जा सकती हूँ? देखिए, मैं बहुत थकी हूँ और मैं पैदल नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आपका घोड़ा चाहिए, हिना ने लीडर स्टीव से कहा। हिना, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अगर आपको घोड़ा ले जाना है तो ले जाइए ना, आप पूछ क्यों रही है? मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, अगर एक आप रख भी लेंगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, लीडर स्टीव ने मुस्कुराते हुए हिना से कहा। लीडर स्टीव हिना की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए वो हिना के लिए इतना तो बेझिझक कर सकते थे। शुक्रिया, लेकिन आप आश्वस्त रहिएगा, मैं कल आपका घोड़ा लौटा दूंगी, कहकर हिना पीछे मुड़ी और लीडर स्टीव के अस्तबल से एक घोड़ा निकाली, जो दूध की तरह सफेद था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अच्छा लीडर, अब मैं चलती हूँ, कहकर हिना ने घोड़े का लगाम खींचा और घोड़ा हिनहिनाते हुए दौड़ पड़ा। चांद की रोशनी में रात का सुना सड़क और उस पर दौड़ता हुआ एक खूबसूरत घोड़ा जिस पर सवार फूल सी खूबसूरत हिना। काफी दिलचस्प नजारा था। तेजी से दौड़ते हुए घोड़े के कदमों की आवाज ने रात के शांति को भंग कर दिया था। वहीं हिना की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठी जब उसने सड़क पर एक युवक को देखा, तो जो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। एलेक्स, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए, चलो अब हम साथ में चलते हैं, हिना ने एलेक्स के पास आकर घोड़े को रोकते हुए कहा। क्या साथ में? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, एलेक्स ने हिना से कहा। हालांकि सच तो ये था कि वो एक लड़की के साथ घोड़े पर नहीं बैठना चाहता था। अरे पर साथ में चल लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हिना ने नाराजगी में पूछा। उसे एलेक्स का मना करना अच्छा नहीं लगा। हिना, मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगा, इसलिए तुम जाओ, एलेक्स ने फिर से मना करते हुए कहा। क्या तुम्हें शर्म आ रही है मेरे साथ घोड़े पर बैठने में? हिना ने पूछा। शर्म? ये क्या बोल रही हो हिना? एलेक्स के मुंह से हंसी निकल गई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मना क्यों कर रहे हो? चलो अब नखरे दिखाना बंद करो और मेरे पीछे बैठ जाओ, कहकर हिना ने अपना सुंदर हॉन्थ एलेक्स की ओर बढ़ा दिया। न जाने क्यों हिना के ऐसा करने से एलेक्स उसे मना नहीं कर पाया, मानो उसकी अदा का उस पर जादू चल गया हो। वो खुद को रोक नहीं पाया और घोड़े पर बैठ गया, हालांकि उसने हिना से दूरी बना रखी थी। गिरना चाहते हो क्या? हिना ने कहा। क्या? एलेक्स ने नासमझी में पूछा। कह रही हूं कि गिरना चाहते हो क्या, हिना ने कहा। मतलब? एलेक्स ने पूछा। अगर मुझसे इतना दूर बैठोगे तो घोड़ा के दौड़ते ही नीचे गिर जाओगे, इसलिए ढंग से बैठो और नजदीक आकर बैठो। समझ गए, हिना ने कहा। वो समझ गई थी कि एलेक्स घोड़ा पर तो बैठ गया था, लेकिन उसके करीब बैठने में उसे संकोच हो रही थी। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चलो, एलेक्स ने कहा। तभी हिना ने जोर से लगाम खींचा, जिससे घोड़ा हिनहिनाते हुए अपना अगला पैर उठा लिया और घोड़ा के ऐसा करते ही एलेक्स, जिसने कुछ भी नहीं पकड़ा था, वो अपना नियंत्रण खो बैठा। हालांकि इससे पहले कि वो नीचे गिरता, उसके हाथ हिना के कमर से जा लगे। खुद को बचाने के चक्कर में एलेक्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ क्या लगा था। उसने कस के हिना का कमर अपने हाथों में भींच लिया, जिससे हिना को बहुत तेज गुदगुदी हुई। अगले ही पल घोड़ा के पैर जमीन पर पड़े, जिससे एलेक्स झटके से आगे की ओर गति हुआ और वो हिना से ऐसे चिपक गया कि उनके बीच नाम मात्र भी दूरी नहीं बची। अगले ही पल घोड़ा तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। हिना के इतने करीब होने की वजह से एलेक्स के समूचे बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। एक बार फिर से वो शर्म से पानी पानी हो गया था। हिना को भी एलेक्स के शारीरिक छून से अपने पूरे बदन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जिसमें एक रोमांचक एहसास भरा हुआ था। हालांकि उसने इस रोमांचक एहसास को नजरअंदाज कर दिया और अपने होठों पर मुस्कान लिए वो घोड़े को तेजी से दौड़ाती रही। जल्द ही घोड़ा आश्रम पहुंच चुकी थी। घोड़ा के धीमी होती कदमों ने जब आश्रम के द्वार को पार करके उसमें प्रवेश किया तो किसी की नजर उन पर पड़ी। सामने थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक जोड़ा बैठा हुआ था, जो और कोई नहीं बल्कि हैरिस और सोफिया थे। सोफिया की नजर जैसे ही हिना पर पड़ी थी, वो उसे पहचान गई थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने हिना के पीछे बैठे एलेक्स को देखा तो आश्चर्य में उसकी आंखें फैल गई। उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, चोरी का इल्जाम। सोफिया की नजर जैसे ही हिना पर पड़ी थी, वो उसे पहचान गई थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने हिना के पीछे बैठे एलेक्स को देखा तो आश्चर्य में उसकी आंखें फैल गई। उसे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी में झट से अपनी आंखों को मींचा और दोबारा से देखा तो फिर भी उसे हिना के साथ एलेक्स ही दिखाई दिया। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूं ना, सोफिया ने अपने हाथ पर जोर से चिमटी काटते हुए सोचा। आउच! दर्द का एहसास होते ही वो घटना पर यकीन करने लगी, हालांकि उसका दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। सोफिया हिना को अच्छे से जानती थी।
उसके नजर में हिना एक ऐसी लड़की थी जो अपने खूबसूरती और ताकत के अभिमान के आगे किसी लड़के की तरफ मुड़कर देखती तक नहीं थी, इतनी कठोर थी वो। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हिना एलेक्स को अपने साथ लेकर क्यों घूम रही थी। उस एलेक्स को जिसे भिखारीन भी भाव ना दे, वो एलेक्स है ना। तभी राजकुमार हैरिस ने चौंकते हुए सोफिया से पूछा। हाँ, वो वही है। सोफिया ने ऐसे कहा जैसे कि उसे अपनी बातों पर खुद यकीन ना हो। लंगूर के हाथ में फूल, ये कैसे हुआ? राजकुमार हैरिस ने एलेक्स को हिना के साथ घोड़े पर बैठा देखकर आश्चर्य में कहा। वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि हिना कैसी लड़की थी, और इसीलिए उसे एलेक्स को उसके साथ, वो भी उसके खूबसूरत नाजुक पतली कमर पर हाथ रखकर बैठा देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। कहा जाए तो ये सब उसे एक बुरा सा सपना जैसा लग रहा था। हिना किसी को भाव तक नहीं देती थी, तो वो आज आधी रात को एलेक्स के साथ क्यों घूम रही है और कहाँ गए थे ये लोग? सोफिया ने कहा, उसकी आवाज में अविश्वास थी। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, और सोचने वाली बात तो ये है कि वो अपने साथ किसे लेकर घूम रही है। राजकुमार हैरिस ने कहा। सच में वो दोनों इस समय बहुत हैरान हो रहे थे, और होए भी क्यों ना। आखिर ग्लोरी आश्रम की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की आधी रात को एक ऐसे लड़के के साथ घूमती जो पूरे सेंट लूसिया का सबसे गया गुजरा लड़का था, एक ऐसा लड़का जिसे एक कुत्तिया भी भाव ना दे। अचानक हैरिस को 4 महीने पहले का एक घटना याद आ गया और उसका दिल घोर निराशा में डूब गया, क्योंकि उस याद में वो हिना को खुद को थप्पड़ मारते हुए देख रहा था। दरअसल 4 महीने पहले हैरिस ने हिना से ये कह दिया था कि वो उससे प्यार करता है और हिना उसके साथ आ जाए वो उसे रानी बनकर रखेगा। हैरिस तब 6 महीने से हिना के पीछे पड़ा हुआ था, और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अक्सर उसके पीछे पड़ा रहता था और उसे पटाने के लिए उस पर लाइन मारता रहता था। साथ ही उसे आकर्षित करने के लिए धन दौलत और अपनी अमीरी दिखाता रहता था। यहाँ तक कि वो कभी कभी उसके पिता ट्रेनर जॉर्ज को कीमती उपहार देने के बहाने उसे देखने के लिए उसके घर में आ जाया करता था। लेकिन चाहे वो कुछ भी कर लेता था और उसके सामने कितना भी स्टाइल मार लेता था, हिना उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि हिना समझती नहीं थी, वो जानती थी कि हैरिस उसके पीछे पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो उसे भाव नहीं देती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने भरी महफिल में हिना से अपने प्यार का इजहार कर दिया, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार करता है और हिना उसके साथ आ जाए वो उसे रानी बनकर रखेगा। उसके इस बात पर हिना ने उसे इतना तेज तमाचा मारा था कि उसे 2 दिन तक आंखों से दिखना बंद हो गया था। इतना ही नहीं, उस वक्त उसने हैरिस से ऐसी बात कह दी थी कि उसे याद करके आज भी हैरिस को गुस्सा आ जाता था। मैं इतना धनी और ऊपर से एक राजकुमार और दिखने में भी काफी रूपवान, इसके बावजूद भी उस लड़की ने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं, और वही लड़की एक ऐसे लड़के को जिसकी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है उसके साथ आधी रात को घूम रही है। और सोचने वाली बात तो यह है कि उस भिखारी एलेक्स ने उसकी कमर पर हाथ रखा है और उससे बिल्कुल चिपक कर बैठा है। इसके बावजूद भी हिना घोड़े पर इतनी सहजता से बैठी है जैसे कि वो अकेली बैठी हो। राजकुमार हैरिस ने मन ही मन सोचा, साथ ही उसे एलेक्स पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एलेक्स उस लड़की के साथ था जिसके कभी हैरिस दिन रात सपने देखा करता था। वो मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, वो किसी और की भी नहीं हो सकती, और मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं, मैं साला उस भिखारी को ही मार डालूंगा। राजकुमार हैरिस ने मन ही मन सोचते हुए एलेक्स को जान से मारने का फैसला किया। वहीं हिना घोड़े को सीधा अपने घर के द्वार पर लेकर आ गई। घोड़ा के रुकते ही एलेक्स घोड़े से ऐसे उतरा जैसे कि अगर वो एक और पल बैठा रहा था तो उसकी जान निकल जाएगी। मदद के लिए शुक्रिया हिना। और फिर कुछ पल रुककर, अब मैं चलता हूँ, एलेक्स ने कहा, और जैसे ही वहां से जाने को हुआ तभी, रुको। हिना की बात सुनते एलेक्स रुक गया और कहा, हाँ क्या हुआ? उसकी बात सुनकर हिना कहती है, कब तक तुम अपनी फजीहत करवाओगे? मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, एलेक्स ने नासमझी में कहा। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए धन नहीं है, या फिर जानबूझकर तुम फटे पुराने कपड़े पहन कर रहते हो? हिना ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं फटे कपड़े पहन कर रहूं या अच्छे कपड़े, लोग तो मुझे तब भी हीन भावना से ही देखेंगे। एलेक्स ने कहा। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। कल से मैं तुम्हें युद्ध की तकनीकें सीखना शुरू करूंगी, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और इसीलिए तुम्हें अब अपना ये पुराना हुलिया बदलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे इस हुलिया के साथ तुम्हारे संग लोगों के बीच नहीं रह पाऊंगी। और अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम इन हीरो को अपने पास रख लो, लेकिन कल तक तुम्हारा हुलिया चेंज हो जाना चाहिए। कहते हुए हिना ने अपने पास मौजूद सभी 6 हीरो को एलेक्स की ओर बढ़ा दिया, जिन्हें देखते हुए एलेक्स मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया, लेकिन मेरे पास धन है, और अगर तुम चाहती हो तो ठीक है। मैं वादा करता हूं कि कल से तुम मुझे इस हुलिया में नहीं देख पाओगी, और दिखना भी मत, वरना मैं तुम्हें युद्ध की कोई तकनीक नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो साफ सुथरा नहीं रहते हैं। इसलिए अगर कल से तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपना वादा मत तोड़ना।
हिना ने कहा और घर में चली गई। एलेक्स मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, कितनी प्यारी है ये जब भी मुझसे कुछ कहती है पता नहीं क्यों जैसे मुझे कुछ हो जाता है मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ और किसी बच्चे की तरह चुपचाप उसकी बातें मान लेता हूँ। आखिर कुछ तो बात है इस लड़की में, सोचते हुए वो छात्रावास की ओर बढ़ गया। अगली सुबह नींद खुलते ही एलेक्स फटाफट तैयार हुआ और रॉयल टेरिटरी के लिए निकल गया। रॉयल टेरिटरी ये सेंट लूसिया का सबसे खूबसूरत और धनी क्षेत्र था, जहां सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े आलीशान बंगले थे। ये जगह सेंट लूसिया का सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी था क्योंकि रॉयल टेरिटरी के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता था वो पूरी तरह से चारों तरफ से विशालकाय ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ था जिन पर जगह जगह सैनिक तैनात थे। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं मार सकता था, जिसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह ये थी कि रॉयल टेरिटरी के केंद्र में और बाहरी दीवार के चारों कोनों पर स्वचालित सुरक्षा स्तंभ स्थापित किए हुए थे, जो खतरे के समय स्वयं एक्टिवेट हो जाते थे और पूरे रॉयल टेरिटरी को एक मजबूत जादुई सुरक्षा कवच की दीवार से ढक लेते थे, जो इतनी शक्तिशाली होती थी कि उसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। यहाँ पर घर खरीदने के लिए खरीदार के पास कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्के होने चाहिए और यही कारण था कि यहाँ पर आम लोग घर नहीं खरीद सकते थे। रॉयल टेरिटरी में जितने भी लोगों का घर था, सभी का संबंध या तो किसी बड़े राजघराने से था या बड़े बड़े व्यापारियों से जिनके पास असीम दौलतें थी। कहा जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र शानो शौकत और शांति से भरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां रहने के लोग केवल सपने ही देखते थे। और यहीं पर एलेक्स का वो बंगला था जो उसे उसके परिवार ने उपहार स्वरूप यहां रहने के लिए दिया था। रॉयल टेरिटरी ग्लोरी आश्रम से लगभग 3 मील की दूरी पर था, इसीलिए एलेक्स को वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और फिलहाल वो रॉयल टेरिटरी के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके सामने 4 मंजिला घर भी छोटा पड़ जाए। और टेरिटरी के चारों ओर से बना दीवार तो दरवाजे से भी 1.5 गुना बड़ा था। दीवार के सामने एलेक्स हाथी के सामने चींटी जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रवेश द्वार का दरवाजा जो नक्काशियों की वजह से देखने में काफी अच्छा लग रहा था। दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से टेरिटरी के अंदर का साफ सुथरा शाही सड़क और अंदर बने ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दे रहा था। रॉयल टेरिटरी अंदर से काफी खूबसूरत था, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे से लेकर ऊंचे ऊंचे भवनों तक की वहां पर कोई कमी नहीं थी। शाही सड़क के किनारे लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़कों की शोभा बढ़ा रहे थे। रॉयल टेरिटरी के अंदर प्रवेश करते ही एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि दुनिया भर की सारी खुशियां किसी ने उसके कदमों में लाकर रख दिया हो। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जिसे अपनी सांसों में भरते ही कोई भी अपने बड़े से बड़े गम को भूलकर परम सुकून की अनुभूति कर सकता था। साथ ही क्या गजब का नजारा था अंदर का। जगह जगह हरियाली से परिपूर्ण खूबसूरत बाग, बड़े विचित्र विचित्र पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे सुंदर भवन, चौकों के बीच में बनी संगमरमर की सुंदर प्रतिमाएं, आसमान में उड़ते रंग बिरंगी पंछियां, यहाँ की शांत सड़कों पर दौड़ती महंगी महंगी शाही रथें, स्वर्ग के अप्सराओं सी सड़कों पर टहलती यहाँ की खूबसूरत महिलाएं और लड़कियां, रुपया और अमीर मर्दों के आते जाते छोटे समूह, आते जाते सुंदर सुंदर घोड़ों पर सवार राजकुमार और राजकुमारियां। बड़ा अद्भुत नजारा था यहाँ का। इस वक्त आते जाते सभी घृणित नजरों से एलेक्स को ही देख रहे थे, क्योंकि वो किसी गरीब की तरह सादे पुराने कपड़ों में था, जो कि उसे वहां सबसे अलग बना रही थी, जबकि वहां पर सभी महंगे महंगे कपड़ों में थे। और यही कारण था कि सभी उसे गरीब समझ रहे थे, हालांकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि एलेक्स कितना अमीर था। सच में अगर वो चाह जाए तो इस पूरी रॉयल टेरिटरी को यूं चुटकियों में खरीद लेगा, और यही वजह थी कि उसे वहां के लोगों की घिन भरी नजरों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वाह, ये तो स्वर्ग है, एलेक्स ने अपनी चमकती आंखों से यहाँ का नजारा देखते हुए खुशी से कहा और आगे बढ़ने लगा। इस वक्त उसके हाथ में एक नक्शा था जिसमें वो अपने बंगले का स्थिति देखते हुए आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर से नक्शा को देखने के बाद वो खुद से कहता है, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं, कहकर वो नक्शे को अपने जादुई अंगूठी में डाल देता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी सामने के गली से निकलकर उसे एक खूबसूरत लड़की दौड़ते हुए अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसने काला गाउन पहना हुआ था। उस लड़की के हाथ में सोने की एक 2 फुट की मूर्ति थी, जिसमें बेशकीमती पत्थर जुड़े हुए थे, जो एलेक्स को दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रही थी। एलेक्स जब गौर करता है तो वो देखता है कि वो लड़की पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गई है, और अब उसमें दौड़ने की और ताकत नहीं बची है। वो कुछ भी समझता इससे पहले ही वो लड़की उसके सामने आकर रुक जाती है और हौंकते हुए ही हड़बड़ी में उससे कहती है, सुनिए, जरा इसे पकड़िए तो। कहकर वो झटपट उस मूर्ति को एलेक्स के हाथ में सौंप देती है और पास में मौजूद बाग की तरफ भागते हुए उससे कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक मेरी मूर्ति को संभाल कर रखिएगा। कहते हुए वो लड़की बाग में घुसकर कहीं गायब हो गई। अरे ये क्या मतलब है, आप ऐसे कैसे अपनी मूर्ति मेरे हाथ में सौंप कर जा रही है, इसे लेते जाइए, मुझे आगे जाना है।
एलेक्स ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए वो लड़की वहां पर नहीं थी। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कहते हुए एलेक्स उस मूर्ति को देखने लगा जो कि बहुत कीमती लग रही थी। इतनी कीमती मूर्ति वो लड़की मेरे हाथ ऐसे कैसे सौंप गई जैसे कि वो मुझे करीब से जानती हो। उसने अपने मुंह से अफसोस का आवाज निकाला, मानो कहां से उसके गले ये मुसीबत पड़ गई थी। अब क्या करूं मैं, क्या यही खड़ा रहकर उसके आने का इंतजार करूं? एलेक्स ने कहा है था कि तभी उसे सामने के उसी गली से, जिसमें से वो लड़की भागती हुई बाहर आई थी, 4 to 5 सैनिक भागते हुए आते दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने अपने हाथों में तलवार लिया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही एलेक्स और उसके हाथ में मौजूद मूर्ति पर पड़ती है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं, वो रहा, पकड़ लो उसे। एलेक्स जब तक कुछ समझता, वो सैनिक उसके पास आकर उसके गले पर तलवार रख देते थे। तभी एक लड़की जिसने राजकुमारी की तरह सफेद गाउन पहना था, वो भागते हुए वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों तरह के भाव थे। मेरी मूर्ति, भावुकता पूर्वक कहकर वो एलेक्स के हाथ से उस मूर्ति को छीन लेती है और अपने सीने से लगा लेती है, मानो वो मूर्ति उसके लिए बहुत कीमती हो, हद से भी ज्यादा। भावुक होकर, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मैं जीते जी मर जाती। और फिर एकदम से गुस्सा होकर, मार डालो इस चोर को, इसने मेरी माँ की आखिरी निशानी चुराकर अच्छा नहीं किया। एलेक्स को देखते हुए वो लड़की दांत पीसते हुए गुस्से में सैनिकों से कहती है। एलेक्स को अब तक सब कुछ समझ में आ गया कि वो लड़की जो उसके हाथ में वो मूर्ति दे गई थी, वो असल में एक चोर थी, जिसके चोरी का इल्जाम अब एलेक्स के सिर पर आ गया था। वहीं उस लड़की का बात सुनकर, इससे पहले कि वो सभी सैनिक उस पर हमला करते, इतने में कुछ घुड़सवार योद्धा वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। ठहरो, उनमें से घुड़सवार ने कहा। तभी वो लड़की बीच में बोल पड़ी, इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरी माँ की आखिरी निशानी को चुरा कर बहुत बड़ा अपराध किया है, और इसके इस अपराध के लिए मैं इसे मौत की सजा दूंगी, और आप सभी शाही सैनिकों से मैं कह देना चाहती हूँ कि आप लोग बीच में मत आइए। क्षमा चाहते हैं मोहतरमा, लेकिन रॉयल टेरिटरी के अपराधियों को सजा देने का सिर्फ टेरिटरी के शाही सैनिकों का हक है, इसलिए आप फौरन अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाइए, अन्यथा हमें स्वयं कदम उठाना पड़ेगा, उस घुड़सवार ने कहा। तभी एलेक्स बीच में बोला, माफ कीजिए, लेकिन शायद आप सभी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूं और ना ही मैंने इस मूर्ति को इनके घर से चुराया है, इसे तो एक लड़की ने एकदम से आकर। कहते हुए, इससे पहले कि एलेक्स अपनी बात पूरी कर पाता, घोड़े पर सवार वो हट्टा कट्टा सैनिक गुस्से उस पर चिल्लाता है, चुप बेचुतिए, वरना इसी वक्त खाल उधेड़ दूंगा तेरी। कृपया ढंग से बात कीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूं जो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। एलेक्स ने अपने आत्मसम्मान का फजीहत होता देखकर कहा ही था कि इतना सुनकर वो शाही सैनिक गुस्से में एलेक्स को एक जोरदार कोड़ा मार देता है और वहां मौजूद बाकी के घुड़सवारों से कहता है, बंदी बना लो इसे और ले जाकर कारागार में बंद कर दो इसे। उसके इतना कहने भर का देर था कि वो सभी सैनिक घोड़े से उतरकर एलेक्स को सीककर के जंजीर में बांध देते हैं और उसे बड़े ही असभ्य तरीके से खींचते हुए कहते हैं, चल बे, ज्यादा नौटंकी मत कर, वरना यही पीटने लगेंगे तुझे। एलेक्स उन्हें कहता रहा कि वो चोर नहीं है और उसने वो मूर्ति नहीं चुराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन सैनिकों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो तो यही सोच रहे थे कि चोर जब पकड़े जाते हैं तो वो इसी तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं बेकसूर होते हुए भी खुद के साथ इतना बुरा सलूक होता देखकर एलेक्स को गुस्सा आ गया। उसने उन सैनिकों पर हमला करने का निश्चय किया, और ऐसा सोचकर उसने अपने शक्ति को सक्रिय करके उन पर हमला करने को हुआ ही था कि तभी रॉयल टेरिटरी के केंद्र में स्थापित सुरक्षा स्तंभ से उस पर बिजली आ गिरी, जिससे एलेक्स अधमरा सा हो गया। बेवकूफ, तुझे इतना भी पता नहीं है कि यहाँ पर सैनिकों पर हमला करने के मकसद से कोई भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक सैनिक ने मानो उसके बेवकूफी पर हंसते हुए कहा। हाँ, दरअसल रॉयल टेरिटरी के अंदर कोई भी योद्धा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो एक शाही सैनिक पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी शाही सैनिकों के पास एक खास तरह की लॉकेट मौजूद होती थी जो सुरक्षा स्तंभ से जुड़ा होता था, जिस वजह से स्वचालित सुरक्षा स्तंभ सैनिकों का स्वयं सुरक्षा करता था। और यही कारण था कि टेरिटरी के अंदर कोई भी शाही सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिलहाल वो सभी सैनिक अधमरे हो चुके एलेक्स को असभ्य तरीके से खींचते हुए टेरिटरी के कारागार की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजरती हुई एक रथ सैनिकों के पास आकर रुक गई। अरे, आप सभी इस लड़के को कहां लेकर जा रहे हैं? रथ से नीचे उतरते हुए उस शख्स ने कहा, जो असल में और कोई नहीं बल्कि राजकुमार हैरिस था, जो यहीं टेरिटरी में मौजूद अपने बंगले में रहता था। एलेक्स के हालात पर उसे हंसी आ रही थी, साथ ही वो इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो रहा था कि आखिर एलेक्स रॉयल टेरिटरी में क्या कर रहा था और सैनिक उसको जंजीर में बांधकर क्यों ले जा रहे थे। तभी एक सैनिक ने कहा, इस लड़के ने एक घर में घुसकर चोरी किया था और उसी के जुर्म में हम इस अपराधी को कारागार में बंद करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर हैरिस चौंक गया,
क्या कहा? इसने चोरी किया, उसने व्यंग्य करते हुए कहा। राजकुमार हैरिस को हंसता सुनकर रथ के अंदर से सोफिया की आवाज आई, क्या बात है राजकुमार? क्या आप उस चोर को जानते हैं? अरे सोफिया, जरा रथ से बाहर निकल कर देखो तो सही कौन है और किसने इतना महान काम किया है। हैरिस ने व्यंग्य करते हुए रथ में बैठी सोफिया से कहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ये कहानी छोटी लग रही हो तो आप बताइए कमेंट करके। कहानी को और लंबी की जाएगी। लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब अपना और फैमिली का शयन रखिए, मिलेंगे कल। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।